everyone, this is CA Shejal and I welcome you all to my channel The Commerce Bench। तो आज के अपने लेक्चर में हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट पर। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे इस चैप्टर से रिलेटेड एंड वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसमें ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी। ओके, आप वो देख सकते हो पहले, देन यू कैन कम बैक टू दिस। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो टीएस ग्रेवाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपको जो माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जहां पर आप गलती करने के चांसेस रखते हो, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे एंड एग्जाम डे पर आपको याद रहेगा कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है। ओके, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि हमको जर्नलाइज करना है इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। प्लीज याद रखिएगा, हम लोग भूषण एजेंसीज की बुक्स बना रहे हैं, उनके लिए एक जर्नल बना रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम भरत 20,000 रुपीज एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज। तो हमने कैश कितना रिसीव किया है? 20,000 एंड डिस्काउंट अलाउ किया है 500 रुपीज का। इसकी फर्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो हमने कैश रिसीव किया है तो कैश अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास असेट्स बुक्स में बढ़ते हैं ना तो उसको डेबिट किया जाता है। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट। हालांकि यहाँ पर लिखा है कि हमने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउ करते हैं अगर हम, तो वो हमेशा मेरा एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि ये पैसे मुझे मिल सकते थे अगर मैं ना छोड़ती तो, लेकिन मैंने छोड़ दिए वो पैसे एंड हेंस दिस बिकम्स माई एक्सपेंस। तो ये भी डेबिट हो गया। एंड यहाँ पर किसकी बात हो रही है? कौन था मेरा डेटर? भरत वॉज माई डेटर। ओके, एंड यहाँ पर मैं ये नरेशंस नहीं लिख रही हूँ बिकॉज काफी रेपिटेटिव नरेशंस हैं इस क्वेश्चन में, सो वील नॉट कवर द नरेशंस ओवर हियर। आप इजीली समझ सकते हो, मैं बता दूंगी भले आपको, ठीक है। यहाँ पर नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक, चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। कैश में हम कितना अमाउंट लिखेंगे? वेरी सिंपल, साफ साफ बताया हुआ है कि 20,000 रुपीज हमने जो है वो रिसीव किए हैं एंड डिस्काउंट कितना अलाउ किया है वो भी लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भरत ओरिजिनली मेरा कितने का डेटर रहा होगा? 20,500 रुपीज का, एंड उसमें से मैंने उसको 500 रुपए डिस्काउंट दे दिया एंड 20,000 रिसीव कर लिए। यहां तक तो बहुत ही सिंपल था, तो हमारी पहली एंट्री हो भी गई। आगे आते हैं। रिसीव फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, अलाउड टू हिम डिस्काउंट ऑफ 750 रुपीज। ओके, अब यहां पर ना एक ध्यान देने वाला पॉइंट है, यहां पे मैं स्टार मार्क कर रही हूं। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, क्या लिखा है यहाँ पर? कैश लिखा था यहाँ पर लिखा है चेक। अक्सर आप ना एग्जाम पेपर ये गलती करने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि आप थोड़ा जल्दी में होते हो, तो ये पढ़ना मत भूलिएगा कि मैंने कैश रिसीव किया है या फिर चेक रिसीव किया है। ये ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं, इस पर मार्क्स कट जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि चेक लिखा है कि कैश लिखा है। यहाँ पे भी आप मार्किंग स्टार। ओके, अब ये लिखा है कि मैंने 35,000 रुपीज बाय चेक रिसीव किया है और डिस्काउंट है 750 रुपीज। तो सेकेंड एंट्री करते हैं अपनी। अब क्योंकि मैंने चेक रिसीव किया है इसलिए मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ, ना कि कैश अकाउंट को। बैंक अकाउंट को डेबिट किया एंड अगेन यहाँ पर हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, तो वही सिंपल चीज जो ऊपर हुई थी हो वही रहा है, बस कैश एंड बैंक का फर्क आ गया है। टू विकास। ओके, अभी 35,000 रुपीज मैंने उससे रिसीव किए हैं, राइट, एंड मैंने उसको 750 रुपीज का डिस्काउंट दिया था, यानी कि वो मेरा ओरिजिनली कितने का डेटर था? 35,750 रुपीज। यानी कि जब मैंने उसको सेल किया होगा ना तो मैंने एंट्री करी होगी विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, विकास को मैंने अपना डेटर बनाया होगा डेबिट करके पहले 35,750 रुपीज से, बट अभी क्या किया? 750 रुपए छोड़ दिए उसके, माफ कर दिए। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट क्यों लिखा? यहाँ पर मैंने जब चेक रिसीव किया था तो चेक इन हैंड अकाउंट क्यों नहीं लिखा? कब आपको चेक इन हैंड अकाउंट लिखना है, कब बैंक अकाउंट लिखना है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है मैंने। आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट अभी के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू मैंने क्यों यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखा। क्या करना है ना आपको, यहाँ पर आगे थोड़ा सा स्कैन कर लीजिएगा कि कहीं ये तो नहीं लिखा है कि जो चेक विकास से रिसीव हुआ है वो किसी और दिन जाकर मैंने डिपॉजिट किया है बैंक में। अगर ऐसा हुआ है तब तो आपको चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी दिन आपने लेकिन अगर जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ,
रिसीव फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, ये लिखा है राइट, एंड कुछ भी नहीं लिखा कि डिपॉजिट किया है नहीं, तो आप अज्यूम कर लोगे कि मैंने आज ही के दिन रिसीव किया, आज ही के दिन जाकर डिपॉजिट कर लिया, एंड हेंस मैं बैंक अकाउंट को ही सीधा सीधा डेबिट करूंगी, चेक इन हैंड अकाउंट का कोई मेंशन नहीं आएगा राइट। बट आगे लिखा होता अगर कि मैं चेक जाकर डिपॉजिट कर रही हूँ बाद में, देन हम चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करते हैं राइट। ओके, ये भी बात हमारी क्लियर हो गई है। अभी ओके, हमने अमाउंट्स भी लिख दिए यहाँ पर। थर्ड एंट्री पर आते हैं अपनी, थर्ड एंट्री चलिए हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्या बोल रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000 रुपीज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000 रुपीज के ड्यूज थे, 38,000 रिसीव करके हम बात को रफा दफा कर रहे हैं अखिल से। ओके, क्या रिसीव किया है, कैश रिसीव किया है, ध्यान रखेंगे। थर्ड एंट्री करेंगे, कैश आ रहा है तो ऑब्वियसली अगेन डेबिट, डिस्काउंट अलाउ किया है। एंट्रीज देखिए सेम ही रह रही हैं, रेपिटेटिव सी दिख रही हैं, बट माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स आपके क्लैरिफाई कर रही है। अखिल का अकाउंट क्लोज करने चले हैं हम, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है कि वी आर सेटलिंग हिज अकाउंट। नाउ अखिल का अकाउंट साफ बता रखा है 40,000 रुपए का वो मेरा डेटर था, मैं उससे कितने पैसे ले रही हूँ, बैंक कैश अकाउंट के सामने कितना पैसा लिखा रहेगा, 38,000 रुपीज मैंने उसे रिसीव किया, दैट मीन्स वेरी ऑब्वियस 2,000 रुपीज का मैंने उसको डिस्काउंट पकड़ा दिया है राइट। बहुत ही सिंपल था ये तो। अब नेक्स्ट वाली एंट्री, रिसीव फ्रॉम अमृत 50,000 रुपीज बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000 रुपीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे रखा है। आपको तो क्या लगेगा बिल्कुल जैसे थर्ड वाली एंट्री है ना वैसे ही फोर्थ वाली एंट्री भी हो रही है, मगर ऐसा नहीं है, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पे। देखिए डिफरेंस किस चीज का है, इसको हम अलग पेन से लिखते हैं। यहाँ लिखा है इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, ध्यान दीजिए। क्या इस वाली जो ये वाला पॉइंट है इसमें ऐसा लिखा है कुछ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि उसके ड्यूज थे 60,000 रुपीज एंड अभी हमने उसे 50,000 रुपीज बाय चेक रिसीव किया। हमने कहीं नहीं लिखा कि हम उसका जो ड्यूज है वो सेटल कर रहे हैं, उसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब क्या होगा, आइए अपनी एंट्री में देखते हैं। कौन है ये बंदा, अमृत है। फोर्थ वाली एंट्री करेंगे तो हमने बाय चेक रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि मेरा असेट बढ़ रहा है। अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैं इनफैक्ट आपको ना यहाँ पे ऐसे लिख के भी दिखाती हूँ। हम क्या करते, वैसे आप ना जल्दी जल्दी में क्या कर देते, डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट को डेबिट कर देते और अमृत के अकाउंट को यहाँ पर क्लोज कर देते, और यहाँ पे क्या क्या लिखते, 50,000, 10,000 एंड 60,000 अमाउंट्स लिखकर इसको आप खत्म कर देते। बट नहीं, हम इसका अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए डिस्काउंट की कोई बात ही नहीं आएगी। बस मुझे इतना बोला गया है, मुझे 50,000 रुपया मिला है, मैं उसका अकाउंट क्लोज नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। तो ये मिटाओ ये बकवास। क्या होगा देखो, एक्चुअल एंट्री सीधा टू अमृत लिख दो ना, जब बैंक अकाउंट में तुम्हें कुछ रिसीव हुआ है तो टू अमृत लिख दो और 50,000 रुपीज लिख दो। इसमें इतना टेंशन क्या लेना है कि उसका अकाउंट हम क्लोज करें बैठ के, जब लिखा ही नहीं हुआ है। जब बाकी के 10,000 रुपए आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत 10,000 कर देंगे। तो क्या होगा उस केस में, अमृत अभी 50,000 से क्रेडिट हुआ है, बाद में और 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा एंड हेंस उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पहले मैंने उसे 60,000 रुपीज से डेबिट करके अपना डेटर बनाया होगा। अब वो अभी 50,000 से क्रेडिट हुआ है तो 60,000 से 50,000 कम हो गए, 10,000 का बैलेंस बचा क्रेडिटर होने का। उसके बाद जब वो भी मिल जाएगा तो वो 10,000 भी कम कर देंगे तो उसका अकाउंट क्लोज होगा तब जाकर। ठीक है, अभी इस पर और एक्सप्लेन नहीं करेंगे एंड फिफ्थ एंट्री पर आते हैं। इंपॉर्टेंट एंट्री, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। पेड कैश 39,200 रुपीज टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2%। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कैश पेमेंट किया है, तो प्लीज ना इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो इसमें फ्रीक्वेंटली आपको सेल्स परचेज ऐसे पॉइंट्स लिखे दिखाई पड़ेंगे कि कभी आपने कैश रिसीव किया है, कभी आप कैश पे कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
प्लीज अपने माइंड में क्लियर रखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेज की सेल या फिर कैश पेमेंट या रिसीट। समझ में आई बात? यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कैश पे कर रहे हैं, अभी तक हम रिसीव कर रहे थे। तो सुरेश को डेबिट करेंगे, यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं राइट, एंड यहाँ पर टू कैश लिख देंगे क्योंकि हम लोग कैश से पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट मेरा क्या है, असेट है, जा रहा है, इसीलिए क्रेडिट करेंगे राइट। एंड क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे मिला है डिस्काउंट, मिला है डिस्काउंट, इसीलिए मेरी इनकम हो गई, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा अब यहाँ पर। एंड अब अमाउंट्स लिखते हैं। मैंने कैश का पेमेंट कितना किया है वो तो हमें एकदम क्लियरली बता रखा है, 39,200 रुपीज का तो मैंने पेमेंट कर रखा है। दूसरी बात मुझे क्या बताइए, मुझे 2% का डिस्काउंट मिला है। अभी मुझे ये दोनों अमाउंट्स अच्छी तरीके से नहीं मालूम है। आप इसके लिए ना एक वर्किंग नोट बनाकर आओगे अपने एग्जाम में। मैं फिलहाल यहाँ पर ही आपका वर्किंग नोट बना रही हूँ। आप क्या करोगे, जगह छोड़ोगे अच्छी खासी, ठीक है, जिसमें आपका जर्नल पूरा कंप्लीट हो जाएगा अंदाजे से, एंड देन लास्ट में ये वर्किंग नोट आप सॉल्व करके आओगे। ऐसी जगहों पर आपको वर्किंग नोट शो करने की पूरी कोशिश करनी है जहां पर थोड़ा सा अलग टाइप का कैलकुलेशन है, जिसमें आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा कि अमाउंट आपने निकाला कैसे। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा कि डिस्काउंट अलाउड है कितना। तो कैश कितना पेमेंट किया इस वाले पॉइंट में, 39,200 रुपीज का कैश पेमेंट किया है राइट। एंड हमको निकालना है कि हमने डिस्काउंट कितना हमने रिसीव किया है, नॉट अलाउड बट डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कितना आया है, ये कैसे पता चलेगा। देखो आप ऐसे शो करोगे कि 39,200 रुपीज जो है ना, ये एक तरीके से 98% फॉर्म कर रहा है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो मान लो कि मैंने जो परचेज किया था ना, परचेज जो मैंने किया था वो 100 रुपीज का परचेज किया था। अगर मुझे बोला गया है कि मुझे डिस्काउंट मिला है 2 रुपए का, 2% का, ठीक है 2% अगर मान लो, एंड दिस इज 100 रुपीज, तो ये भी तो 2 रुपए हो गया ना, तो ये माइनस करके आ गया 98 रुपीज। यहां तक समझ में आई बात? ये 98 रुपीज ही मैंने पेमेंट किया है, दिस इज व्हाट आई हैव पेड। तो ये मेरा 39,200 इस सिचुएशन में है जो एक्चुअल अमाउंट पेड है। तो अगर यहाँ पर मैं, ये सिंपल यूनिटरी मेथड है यार, मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, अपॉन 98 करके अगर इंटू 2 कर दोगे ना, आपको यहाँ पर सिंपली डिस्काउंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ, आप भी करो। 800 रुपीज, आपको तो भाई वहां पे कैलकुलेटर मिलने नहीं वाला, लेकिन हमें सीए स्टूडेंट होने से ना पता है आपको कैलकुलेटर अराउंड होता है। हेंस जितनी अच्छी हम लोग की मेंटल मैथ्स थी ना 11th एंड 12th क्लास में, वो सब बेकार हो जाता है सीए में जाकर, क्योंकि आपको यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड होता है। ओके चलिए, तो अब मतलब अगर हम लोग छोटे छोटे कैलकुलेशंस जो है ना, उनके लिए भी हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं, इतनी बुरी हालत है। एनीवे, तो दिस बिकम्स ₹800, सिंपल यूनिटरी मेथड से मैंने निकाला है। तो अगर डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपीज है, तो आप ये वाला तो बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर लोगे राइट, दिस इज 800 रुपीज। तो वो एक्चुअली मेरा कितने का क्रेडिटर था, 40,000 रुपीज का। बहुत ही इजीली आ गया ये अमाउंट, दोनों को मैंने ऐड कर दिया राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं 6th वाली एंट्री पर, पेड बाय चेक 25,000 रुपीज टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज। प्लीज यहाँ पर ध्यान रखो, इन सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज लिख रखा है, और 26,000 रुपीज इस बार भी मैंने पेमेंट किया है। कैसे किया है, बाय चेक किया है, यानी कि बैंक अकाउंट यूज होगा। 26,000 रुपीज का मैंने 25,000 रुपये उसको दिया है। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या किया है, मेहर जो थी वो मेरी क्रेडिटर थी राइट, तो मैं अब पहले मैंने उसे क्रेडिट कर रखा होगा जब परचेज किया था उससे राइट, एंड अभी उसकी बुक्स को मैं क्लोज कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, इसीलिए मैं उसको डेबिट कर रही हूँ। तो टू मेहर, एंड उसने मुझे डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड तो क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये मेरी एक इनकम है, एंड मैंने उसको चेक दिया है तो टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। अमाउंट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे तो क्लियरली अमाउंट्स दे रखे हैं कि मेहर मेरी 26,000 रुपीज की क्रेडिटर थी,
एंड जिसमें से मैंने 1000 रुपीज़ का तो उसे डिस्काउंट ले लिया एंड 25,000 रुपये अल्टीमेटली उसको पेमेंट कर दिया। बहुत ही गंदी राइटिंग, 25,000 रुपये आई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल एंट्री थी। 7th पर आते हैं। पेड 25,000 रुपीज टू योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चेक से हमने पेमेंट किया है योगेश को 25,000 रुपीज। इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, योगेश पहले मेरी बुक्स में मेरा क्रेडिटर था, अब मैं उसे डेबिट कर रही हूँ क्योंकि जितना पैसा मैंने उसे पे कर दिया उतने से मेरा क्रेडिट कम हो जाता है, राइट। इसीलिए मैंने उसे डेबिट किया है। यहाँ पे चेक से पेमेंट हुआ है यानी कि असेट कम हो रहा है, बैंक अकाउंट को मैंने इसीलिए क्रेडिट कर दिया। कितना अमाउंट है, 25,000 रुपये। ओके, ये भी कंप्लीट होता है। आगे आते हैं 8th वाले पे। हमने क्या किया, परचेज किए गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज। इस बार गुड्स की कॉस्ट है 1 लाख रुपीज अगेंस्ट अ चेक एंड हमने अवेल किया डिस्काउंट 3% का यहाँ पर। ओके, ये भी सिंपल एंट्री है 8th वाली। 1 लाख रुपीज एंड 3% हमको ध्यान रखना है। 8th वाली एंट्री कर रहे हैं। हमने यहाँ पर किया है परचेज। परचेज मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो मैंने कर दिया एक्सपेंस को डेबिट, राइट। एंड कैसे पेमेंट कर रही हूँ मैं, बाय चेक पेमेंट किया यानी कि असेट कम हो गया। और दूसरी चीज़ क्या हुई, मुझे डिस्काउंट भी मिल गया। मैंने डिस्काउंट अवेल किया है तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया मैंने, इनकम है मेरी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, मैंने क्या बोला, मैंने 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया है, राइट। और यहाँ पर अगर मैं पता लगाना चाहूँ कि मेरा जो ये दोनों अमाउंट्स है वो क्या है, तो मुझे साफ दिया हुआ है कि 3% का डिस्काउंट है। तो इस वाले अमाउंट पे, इस 1 लाख पे सीधा सीधा 3% में लगा दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, मुझे डिस्काउंट मिला है 3,000 रुपये का एंड 97,000 रुपीज जो है वो मैंने पेमेंट किए होंगे, राइट। ये आएगा सिंपल आपका। अच्छा, बस क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ 3% मैंने इस 1 लाख पर क्यों लगाया, क्योंकि यही वो प्राइस है जिस पर मैंने उससे खरीदा था। ये बिफोर डिस्काउंट वाला प्राइस है, ठीक है, जो ये बाकी लोगों को देता है जिस पर, ये वो वाला प्राइस है 1 लाख रुपए। इसीलिए इसे मैंने 3% डिस्काउंट लगाया एंड देन उसको मैंने कैश पेमेंट किया 97,000 रुपीज का। बहुत ही सिंपल बात थी। ओके, और यहाँ इसका जो कैलकुलेशन है ना, ये 3% वाला, वो भी आप वर्किंग नोट में लास्ट में दिखा के आओगे, राइट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। या एक काम मैं करती हूँ, मैं आपको ना यहाँ पर लिख कर दिखाई देती हूँ वरना आप कहोगे मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया, ठीक है। तो बता देती हूँ, सॉरी, डिस्काउंट रिसीव्ड का कैलकुलेशन कैसे होगा, 1 लाख इंटू 3% आप कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3,000 रुपीज। ये आ गया आपका। ओके, एंड यहाँ पर रेफरेंस दे देना, वर्किंग नोट 2, राइट। चलो ये भी सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं अब। 9th वाली एंट्री, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 किससे, आकाश एंड कंपनी से, एंड उसको हमने 50% जो है वो इमीडिएटली पे कर दिया। 3% का डिस्काउंट भी अवेल कर लिया, इसीलिए बिकॉज हमने 50% का पेमेंट अभी अभी तुरंत कर दिया, राइट ना। यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन नहीं कि एक ट्रेड डिस्काउंट है या फिर कैश डिस्काउंट है, क्योंकि हमारे लिए जानना जरूरी है बिकॉज इन दोनों का ट्रीटमेंट बुक्स में अलग अलग होता है। ट्रेड डिस्काउंट का तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता, हम सीधा सीधा नेट सेल्स पर रिकॉर्ड करते हैं, राइट। लेकिन कैश डिस्काउंट को अलग से बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, कैश डिस्काउंट अलाउड करके या कैश डिस्काउंट रिसीव करके, ऐसे करके अलग से हम लोग लिखते हैं उसको, उसकी अकाउंटिंग होती है ना। यहाँ पर तो लिखा नहीं हुआ है तो आप क्या करें, यहाँ हम अज्यूम करते हैं। अज्यूम क्या करते हैं कि ये जो हमें 3% का डिस्काउंट हमने जो अवेल किया ना अभी ये किया ही इसलिए बिकॉज हमने 50% का पेमेंट अभी इमीडिएटली किया है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो दिया ही इसलिए जाता है ना ताकि कैश पेमेंट को प्रमोट किया जा सके। आप तुरंत पैसे पे करके जाओ नगद और उधारी मत रखो कोई भी, इसीलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो वो यहाँ पर भी किया है, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया तो हमें वो डिस्काउंट भी मिल गया, राइट। पेमेंट नहीं करते तो डिस्काउंट भी नहीं मिलता। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो अब अगर मैंने 60,000 रुपीज का माल परचेज किया है और उसमें से 50% का ही पेमेंट किया, यानी कि मैंने 30,000 रुपीज के गुड्स का तो पेमेंट कर दिया है,
लेकिन पेमेंट कितना किया है, इस 30,000 पर ही मुझे 3% का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा 900 रुपीज़, यानी कि एक्चुअली मैंने कितना पेमेंट किया होगा, 30,000 माइनस 900 आप कर लोगे तो 29,100 रुपीज़ आ जाएगा आपका। इतना आपने एक्चुअली पेमेंट किया है। गलती से भी ये 3% का डिस्काउंट पूरे के पूरे 60,000 पे आप नहीं लगा दोगे, जितना कैश पेमेंट किया है उतने पर ही डिस्काउंट लगेगा, बिकॉज द रीजन ऑफ दिस डिस्काउंट इज कैश पेमेंट, तो ऑब्वियसली उतने ही अमाउंट पे हम लगाएंगे। तो 29,100 रुपीज़ हमने पेमेंट किया होगा यहाँ पे। ओके, चलिए करते हैं 9th वाली एंट्री। सबसे पहले तो मुझे मेरे परचेजेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ये क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस हैं इसीलिए डेबिट हो जाएंगे, एंड पूरे के पूरे अमाउंट से होंगे, क्योंकि मैंने परचेज कितने का किया था, 60,000 रुपीज़ का मैंने गुड्स जो है वो परचेज किए थे, तो वो तो पूरा पूरा आएगा। फिर एक बात क्या हुई, मैंने 50% का तो पेमेंट किया, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उतना असेट मेरे पास से कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 30,000 कम हो रहा है क्या, मैंने यहाँ पर हम लोग इसका भी एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 बन गया ये हमारा, राइट। तो अभी क्या हुआ, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे कि मैंने पेमेंट कितना किया, तो पेमेंट मेड कितना होगा, 30,000 रुपीज़ के आइटम्स का मैं पेमेंट कर रही हूँ, लेकिन मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो ये 30,000 पर 3% का डिस्काउंट मैं माइनस कर दूंगी, यानी कि ये क्या हुआ, 30,000 माइनस 900, हेंस मैंने पेमेंट कितना किया, 29,100 रुपीज़, राइट। दिस इज द एक्चुअल पेमेंट मेड एंड दिस इज माई डिस्काउंट। आप चाहो तो इसको भी ऐसे दिखा सकते हो कि आपको डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, 30,000 रुपीज़ पर 3%, एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डिस्काउंट जो है वो आपने किस पर लगाया है, जो एक्चुअल आपने पेमेंट किया है उस पर डिस्काउंट लगाओगे आप, राइट, एंड दिस बिकम्स 900 रुपीज़। चलिए अब वापस आते हैं एंड इनको पुट करते हैं यहाँ पे। टू बैंक में हमने क्या लिख दिया, 29,100, और एक बात और हमने यहाँ पर अभी तक नोट करी है कि हमको डिस्काउंट मिला है, तो मिला है तो वो हमारी इनकम हो गई, इसीलिए क्रेडिट कर रहे हैं। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 900, अभी भी हिसाब पूरा नहीं हो रहा, ये दोनों मिलकर भी 30,000 ही बना रहे हैं। बाकी का 30,000 रुपीज़ क्या है, जब 30,000 वाले गुड्स का पेमेंट किया है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी का नहीं किया, नहीं किया मतलब ये बंदा बन गया मेरा क्रेडिटर, राइट। इसीलिए टू आकाश एंड कंपनी का नाम आप लिख दोगे यहाँ पे, एंड 30,000 का ये मेरा क्रेडिटर बन गया है। फ्यूचर में मुझे इसे 30,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, बाद में डिस्काउंट दे ना दे वो सब बात की बातें हैं, अभी तो ये मेरा 30,000 का ही क्रेडिटर है, बिकॉज मैंने इतना पेमेंट नहीं किया। समझ में आ गई बात। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात क्या थी कि 3% का जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो आप सिर्फ 30,000 वाले अमाउंट पे लगाओगे जो आप एक्चुअली पेमेंट कर रहे हो अभी, एंड बाकी से ना इसको क्रेडिटर बना दोगे अपना, ये आपका क्रेडिटर बन गया फिलहाल, राइट। समझ में आई होगी बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10th एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 रुपीज अगेंस्ट चेक अलाउइंग 2% ऑफ डिस्काउंट। इस बार मैंने गुड्स को सेल किया है, 30,000 रुपीज के थे एंड मैंने 2% उस पर जो है वो डिस्काउंट अलाउ करा है, यानी कि क्या होगा, मेरे पास आ रहे हैं पैसे चेक के थ्रू आ रहे हैं, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर रही हूँ क्योंकि मेरा असेट बढ़ रहा है, डिस्काउंट अलाउ कर रही हूँ, इसका मतलब मेरा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, एंड क्या हो रहा है यहाँ पर मेरी सेल्स हो रही हैं, तो मुझे सेल्स को इफेक्ट करना पड़ेगा सेल्स अकाउंट को, राइट। अब बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है वो अभी हम पता लगाएंगे। सबसे पहले सेल्स अकाउंट में 30,000 लिखोगे क्योंकि मैंने सेल कितने गुड्स करे हैं, 30,000 रुपीज़ के गुड्स मैंने सेल किए हैं। अब इस 30,000 पर मुझे 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 600 रुपीज़, राइट, एंड हेंस यहाँ पर मेरे पास पैसे कितने आए होंगे, 29,400 रुपीज़, ऑब्वियस सी बात है। ओके, डिस्काउंट अलाउड मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, 30,000 रुपीज़ पर मैंने यहाँ पर कितना लगा दिया है डिस्काउंट, 2% का डिस्काउंट लगा दिया। समझ में आई होगी बात, बहुत ही इजी वाली थी एंट्री।
sold goods of 60,000 rupees to Vimal and received 50% of due amount allowing 2% of discount. इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम गुड्स को सेल कर रहे हैं विमल को एंड हम रिसीव कर रहे हैं 50% ऑफ ड्यू अमाउंट. ये ऑलमोस्ट ऐसा ही केस है, ठीक है. बस यहाँ पर परचेज था, यहाँ पर सेल है, तो कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा. हमने ये जो 2% का डिस्काउंट दिया ना वो इसलिए दिया है क्योंकि ये 50% का पेमेंट कर रहा है. हेंस ये 2% का डिस्काउंट भी इसी 50% वाले अमाउंट पर ही हम देंगे. राइट, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. हमको ये पता है कि अगर हमने 50% का अमाउंट रिसीव किया उससे, यानी कि 30,000 के जो गुड्स थे ना उनके लिए रिसीव किया, लेकिन क्या 30,000 पूरे मिलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं. 30,000 में से कितना डिस्काउंट हो जाएगा कि ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ. 30,000 रुपीज़ में से 2% ऑफ डिस्काउंट ही हो जाएगा, यानी कि 600 रुपीज़. एंड हेंस हमको एक्चुअली कितना रिसीव होगा? पेटीएम पर 29,400 रुपये प्राप्त. राइट, ऐसा होगा, हमको इतना ही रिसीव होगा एंड बाकी का जो है वो विमल जो है वो हमारा डेटर बन जाएगा. राइट, चलिए इसको हम एंट्री करते हैं. अब ये है हमारी 11th एंट्री. राइट, सबसे पहली चीज क्या हुई है, यहाँ पर मेरे पास पैसे आए हैं. राइट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि असेट मेरा बढ़ रहा है. दूसरी चीज क्या हुई है, मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है तो मेरा एक्सपेंस है डिस्काउंट अलाउड, इसको भी मैं डेबिट कर दूंगी क्योंकि एक्सपेंस है. एक और चीज क्या हो रही है, जितना पैसा विमल मुझे नहीं दे पाया ना उतने पैसे से जो है वो मेरा क्रेडिटर बन रहा है. विमल का एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते, अगर कोई किसी का नाम लिख रहे हो ना तो आप खाली नाम ही लिखोगे या फिर विमल्स अकाउंट लिखो ऐसे. राइट, अब विमल का अकाउंट भी डेबिट कर दिया एंड फाइनली हमने लिख दिया कि हमारी सेल्स हो रही है, हमारी सेल्स रिकॉर्ड कर ली हमने. अच्छा, अब हम लोग अमाउंट्स लिख देते हैं. सेल्स तो पूरी की पूरी कितने की हुई थी? 60,000 रुपीज़ की सेल्स हुई थी और हमने अभी ये भी कैलकुलेट कर लिया था कि 29,400 रुपीज़ ही मेरे हाथ में आए हैं. राइट, बट इसकी ना हमको एक प्रॉपर वर्किंग दिखा देनी चाहिए, तो हम यहाँ पे अपना वर्किंग नोट नंबर 4 बना लेते हैं. राइट, इसमें क्या होगा, हमें लिखना पड़ेगा डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया, 30,000 रुपीज़ का 2% डिस्काउंट अलाउ किया, यानी कि ₹600 का डिस्काउंट अलाउ किया एंड हेंस कैश रिसीव कितना होगा, मुझे उसी 30,000 में से 600 निकाल देंगे तो बचा ₹29,400. राइट, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया यहाँ पे. ठीक है, तो लिख भी दो इसको 29,400. रेफरेंस भी दे दो यहाँ पे कि ये वर्किंग नोट नंबर 4 में मिलेगा. ये है डिस्काउंट अलाउड 600 एंड ऑब्वियसली अब ये दोनों मिलकर 30,000 बना रहे हैं. राइट, कि 30,000 वाले जो गुड्स थे उसका पेमेंट उसने मुझे कर दिया 29,400, बाकी 600 का डिस्काउंट मिल गया, यानी 30,000 का हिसाब पूरा हो गया. तो अब कितना बचा, अभी 30,000 रुपीज़ बचा है जो विमल मुझे फ्यूचर में पेमेंट करेगा, वो बन गया मेरा डेटर. मैंने उसे डेबिट करा है अपनी बुक्स में. राइट, ये भी क्लियर हो गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ये 11th वाला एंड जो लास्ट वाला है, सॉरी 12th वाला एंड 13th वाला, ये जो दोनों पॉइंट्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, मजेदार पॉइंट्स है, इनको सबसे ध्यान से देखिएगा. मित्तल ब्रोस ने परचेज किया है, यानी कि मैं कौन हूँ, भूषण एजेंसीज. हमने स्टार्टिंग में नाम देखा था किसकी बुक्स में जर्नलाइज कर रहे हैं, भूषण एजेंसीज. और मित्तल ब्रोस इज परचेजिंग फ्रॉम अस, यानी कि हम सेल कर रहे हैं. ये सेल का पॉइंट है मेरे लिए, ये क्लैरिफाई करना हर पॉइंट में जरूरी है. ठीक है, वरना सिली मिस्टेक कर सकते हो आप. सेल का परचेज, परचेज का सेल, ठीक, ये नहीं करना है. नाउ मित्तल ब्रोस ने परचेज किया, यानी कि मैंने सेल किया उसको 100 शॉल्स एट द रेट ऑफ 3,000 पर शॉल, यानी कि एक तरीके से 3 लाख रुपए की मेरी सेल हो गई. राइट, फिर मैंने क्या अलाउ किया उसको, 10% का डिस्काउंट अलाउ किया एंड 3% का कैश डिस्काउंट भी अलाउ करा. और शर्त क्या रखी कि पेमेंट अगर तुम 14 दिन में कर दोगे तभी ये कैश डिस्काउंट मिलेगा. ट्रेड डिस्काउंट इज विदाउट एनी रीजन, ठीक है, उसका कोई कंडीशन नहीं होता, बट कैश डिस्काउंट तो तभी मिलता है अगर 14 दिन में, जैसे यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगाई 14 दिन में पेमेंट किया तभी ये 3% का कैश डिस्काउंट मिलेगा. नाउ फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद मित्तल ब्रोस जो है उन्होंने 10 शॉल्स जो है उन्हें लगा कि पुअर क्वालिटी की है जो मैंने बेची थी, तो उन्होंने वो रिटर्न कर दी मुझे 10 शॉल्स. ठीक है,
और फिर क्या हुआ लास्ट में, मित्तल ब्रोस ने सेटल कर दिया अपना पेमेंट इन 10 डेज, यानी कि इतना हमें पता है कि एंड तक जाते जाते कैश डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि विद इन 14 डेज पेमेंट हो गया है। अब इसको हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एंट्री। उससे पहले वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है इसकी, तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा। आइए वर्किंग करते हैं इसकी। वर्किंग नोट नंबर 5 बना रहे हैं हम। क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगी कि मेरा लिस्ट प्राइस क्या है। सबसे पहले इसकी वर्किंग देखिए, हमेशा जब भी ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों दिए रहते हैं ना, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। लिस्ट प्राइस सबसे पहले कैसे लिखूंगी, ₹3000 की कितनी शॉल्स हैं, 100 शॉल्स दे रखी हैं, ओके, एंड ये टोटल बन रहा है 3 लाख रुपए। फाइन, लिस्ट प्राइस तो समझ में आया। इसके बाद सबसे पहले हम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये बिना किसी कंडीशन के होता है, ये तो मिलता ही मिलता है, राइट। इसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमें कितने परसेंट का मिल रहा था, 10% का लिस्ट प्राइस पर। उसको पूरा पूरा आप लगा दोगे, 30,000 रुपीज़ का ये हो जाएगा। और फिर 2,70,000 का अमाउंट आपका आ गया यहाँ पर। ये मैं क्या बोलूँगी इसको, ये है मेरी नेट सेल्स। अब जब मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी ना अपनी सेल्स, तो मैं इस वाले अमाउंट पे रिकॉर्ड करूंगी, ना कि इस वाले अमाउंट पे। लिस्ट प्राइस पर कभी रिकॉर्ड नहीं करोगे अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है तो। हमेशा नेट सेल्स पर रिकॉर्ड करना। एंड ये वाला जो डिस्काउंट है इसको अलग से नहीं दिखाना, सीधा सीधा सेल्स रिकॉर्ड कर लेना, मित्तल ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। अभी हम लोग करके देखेंगे उसको, बट फिलहाल हम अपनी वर्किंग को कंप्लीट करेंगे। नेट सेल्स हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ था, उसने मुझे कुछ शॉल्स रिटर्न कर दी थी जो उसे डिफेक्टिव लगी थी, इसीलिए मैं उसमें से सेल्स रिटर्न भी माइनस कर दूंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके जो है ये पैसा रिटर्न करने से शॉल्स नेट सेल्स का अमाउंट जो है वो भी तो कम होगा ना, नेट सेल्स मेरी कम हो जाएंगी ऑब्वियसली, मैं इतनी नेट सेल्स नहीं दिखा सकती फिर। अब मुझे ये बताओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्स रिटर्न का जो अमाउंट है वो क्या मैं ऐसे निकालूंगी क्या, 3000 इंटू 10 शॉल्स, ऐसे निकलेगा ये अमाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज माइनस होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने अपनी बुक्स में 3 लाख रुपए का यानी कि 3,000 रुपीज का कोई जिक्र ही नहीं किया, 3,000 पर शॉल का, मैंने क्या किया है, एक तरीके से अपनी बुक्स में शॉल्स को कितने का दिखाया है, 2,700 रुपीज पर शॉल का दिखाया है नेट सेल्स में, राइट। ये है मेरी बुक्स में दिख रहा। तो मैं भला यहाँ पर 3,000 इंटू 10 शॉल्स का कैसे माइनस कर सकती हूँ, मुझे ऑब्वियसली यहाँ पर 2,700 के हिसाब से ही तो माइनस करना चाहिए ना, राइट। जब हमने सेल्स दिखाई 3,000 के हिसाब से नहीं है तो माइनस भी 3,000 के हिसाब से नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आया है ये, इसीलिए ये मैंने बस आपको समझाने के लिए दिखाया था। हम इसको कैसे करेंगे, ऐसे दिखा देना, 2,70,000 रुपीज की अगर आपने सारी शॉल्स रिकॉर्ड करी हैं नेट, तो ये कितने शॉल्स के लिए है, दिस इज फॉर 100 शॉल्स, और मुझे तो 10 शॉल्स डिफेक्टिव लगी ना, उसको मित्तल ब्रोस को 10 शॉल्स डिफेक्टिव लग रही है, हेंस ये हो गया 27,000 रुपीज। इतने का सेल्स रिटर्न हम लोग बुक कर लेंगे। फाइन, अच्छा अब इसको जरा कैलकुलेट करो, तो ये आ गया 2,43,000 नेट। अब मुझे उससे रिसीव होना चाहिए था बिफोर द कैश डिस्काउंट, राइट। लेकिन अब क्या होता है कि कैश डिस्काउंट भी मुझे देना ही पड़ेगा बिकॉज उसने विद इन 10 डेज पेमेंट कर दिया है। इस वाले इवेंट के बाद अब सीधा पेमेंट वाली डेट आएगी, तो हमें इसको कैश डिस्काउंट दे देना चाहिए भाई वादे के मुताबिक। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट पर था, एक बार चेक कर लेते हैं। कैश डिस्काउंट था आपका 3%, तो कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%। ये अब ऑब्वियसली क्योंकि पेमेंट इतना करना है 2,43,000 का ही वो अब मेरा डेटर बचा हुआ है मित्तल ब्रोस, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3% भी इसी वाले अमाउंट पे लगेगा, ऊपर के किसी अमाउंट पर नहीं लगेगा, राइट। इसी पर लगेगा बिकॉज पेमेंट ही इतना करना बाकी था, तो इसी पर तो डिस्काउंट लगाऊंगी ना। तो लगाओ डिस्काउंट इस पर, 2,43,000 पर 3% का डिस्काउंट लगेगा, तो 2,7,290 का डिस्काउंट हो गया, एंड फाइनल अमाउंट क्या बचा, 2,35,710 रुपीज। ये जो है ये फाइनल अमाउंट बचा, अमाउंट रिसीवेबल, दिस बिकम्स माई
अमाउंट रिसीवेबल 2,35,710। ऑलराइट, आपको ये वर्किंग आई होप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ये आपको एग्जाम में करके आनी है, इस पर मार्क्स होंगे आपके। फाइन, अब हम लोग इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिन क्या होगा, सबसे पहली एंट्री 12th वाले केस में होगी जब मैंने उसको सेल किया ऑन द डे ऑफ सेल। ये सारी चीजें अलग अलग दिन होती है ना, तो सेल के दिन पे क्या होगा, मित्तल ब्रोस को मैं अपना डेटर बनाऊंगी क्योंकि उस दिन तो उसने कोई भी पेमेंट नहीं किया, राइट। मित्तल ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और मैंने क्या बोला था कि सेल जो है आप हमेशा इस वाले अमाउंट पे नहीं बल्कि नेट सेल्स पर करोगे 2,70,000 रुपीज पर। अभी ये सब वारदात हुई नहीं है इसलिए इसका भी कोई जिक्र नहीं करना है ऑन द डे ऑफ सेल। सिंपली 2,70,000 पे रिकॉर्ड कर लो इसको। कर लिया भाई। अब देखो, अब आगे आते हैं सेकेंड वाली एंट्री इसी डेट पर ऑन द डे ऑफ रिटर्न। 10 शॉल्स जब रिटर्न होती हैं तब उस केस में क्या होता है, हम लोग एक अकाउंट खोलते हैं इस केस में, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये इसको हम कर देते हैं डेबिट। जब सेल्स होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, वो मेरी एक तरीके से इनकम होती है। जब इनकम बढ़ रही होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, राइट। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, इनकम मेरी कम हो गई, जो पहले मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी ना वो इनकम मेरी कम हो गई, इसीलिए उस कम को रिकॉर्ड करने के लिए मैं डेबिट कर रही हूँ। यहाँ पे समझ में आया सेल्स रिटर्न अकाउंट को? ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मित्तल ब्रोस, क्योंकि अब इतने अमाउंट से, कितने अमाउंट से, यहाँ पर अमाउंट देखो सेल्स रिटर्न का कितना अमाउंट है 27,000। 27,000 भी कैसे आया वो भी हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब इतने अमाउंट से वो मेरा डेटर नहीं रहा मित्तल ब्रोस, इतने की उसने मुझे शॉल्स ही वापस कर दी, तो ये 27,000 रुपीज उसे मुझे फ्यूचर में देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने उसे पहले कितने से डेटर बना रखा था, 2,70,000 रुपीज से बना रखा था डेटर, मगर अब उसमें से मैं 27,000 रुपीज कम कर दूंगी क्योंकि उसे मुझे अब ये पैसे देने की जरूरत नहीं है एंड 2,43,000 ही वो मुझे देगा। अच्छा, अब लेकिन क्या हुआ, 2,43,000 भी नहीं देना पड़ा क्योंकि उसने पेमेंट जल्दी कर दिया ऑन द डे ऑफ पेमेंट। अब हम क्या एंट्री करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो पैसे रिसीव होंगे, तो मैंने बैंक अकाउंट को कर लिया डेबिट। उसके बाद मैं उसे डिस्काउंट अलाउ करूंगी, कुछ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और फाइनली एक चीज और होगी कि उसका अकाउंट अब हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा टू मित्तल ब्रोस, राइट। पहले मेरा डेटर था, अब उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्रेडिट करके क्लोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट अपनी वर्किंग में जाके देखो क्या अमाउंट है, हमारे पास कितना पैसा आएगा 235,710, राइट। तो यहां पर लिख लो 235,710 ये लिखा। फिर क्या लिखा, डिस्काउंट 7290 लिख लो, 7290 एंड 2,43,000 यहाँ पर आ जाएगा। जितने से मेरा अकाउंट ये डेटर बना हुआ था उतने से वो अब क्लोज हो जाएगा पूरा का पूरा इसका अकाउंट, राइट। ये एंट्री आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कई जगह पर आपको ना ये एंट्री गलत लोग कर देते हैं इसको, बट बिल्कुल सही ट्रीटमेंट यहाँ पर मैंने इसका पूरा करके दिखाया है। इसको आप एग्जाम के पहले जरूर जरूर देख कर जाइएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी लास्ट वाली एंट्री करते हैं। सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स 100 शॉल्स एट द रेट ऑफ 200 पर शॉल ऑन 4th जनवरी। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमने सेल किया है, अगेन ये वाला पॉइंट भी सेल का था, ये वाला पॉइंट भी सेल का है। हमने सेल करा है कितने की शॉल्स, मान लो ये हो गया 20,000 रुपीज, राइट। 200 पर शॉल के हिसाब से 100 शॉल सेल करी 4th जनवरी को। फिर क्या हुआ, हमने उनको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया 25% का। ये तो ऑब्वियसली बात है बिना किसी कंडीशन के दिया होगा, लेकिन कैश डिस्काउंट पर कंडीशन लगी है 5% इफ फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 डेज। अब गुप्ता शॉल्स ने क्या किया, 50% तो पेमेंट जो है वो 14 जनवरी को सेंड किया एंड बाकी का जो बैलेंस 50% था वो 10th फरवरी को जाकर सेंड किया है उन्होंने। चलिए इसकी सबसे पहले ना हम वर्किंग कर लेते हैं।
वर्किंग नोट नंबर 6 बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही लिस्ट प्राइस लिखूंगी यहाँ पे ₹200 पर शॉल के हिसाब से। 100 शॉल्स थी ना, तो टोटल वही हो गया हमारा 20,000 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, जो कि बिना किसी कंडीशन के होता है। कितना था ये? 25% का था। कैलकुलेट कर लीजिए, 5,000 रुपीज़ हो गए, माइनस कर देंगे यहाँ से। मेरी ना आदत है एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने की, आप माइनस का साइन लगा सकते हो। एक्चुअली बाद के एकेडमिक करियर जो आपका होगा उसमें ब्रैकेट्स लगा के भी ये माइनस साइन को डिनोट किया जाता है, ठीक है, बट आप माइनस साइन ही लगाइएगा। चलिए, ये बचा 15,000 रुपीज़। ये क्या है? मेरी नेट सेल्स है, एंड मेरी बुक्स में जो सेल्स रिकॉर्ड होगी वो 15,000 रुपीज़ पर ही होगी। इस 20,000 का मेरी बुक्स में कोई भी नामो निशान नहीं होगा। यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी मेरी? गुप्ता शॉल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और वो भी कितने पर रिकॉर्ड होगी? 15,000 रुपीज़ के अमाउंट पर रिकॉर्ड हो जाएगी मेरी सेल्स, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम लोग को कैश डिस्काउंट देने की बारी आती है, तो ध्यान दीजिएगा अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। ध्यान से पढ़िए, लिखा है कि आपको कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा अगर पूरा का पूरा पेमेंट जो है वो 14 डेज के अंदर अंदर होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो गलती? आप देखोगे कि 50% पेमेंट तो मिल रहा है ना 14 डेज के अंदर अंदर, तो फिर कैश डिस्काउंट तो मिल जाएगा इतने पर। जो फर्स्ट वाला पेमेंट करेंगे, जो 50% वाला पेमेंट हम कर रहे हैं ना, उस पर तो मिलना चाहिए ना एटलीस्ट, जो 14 जनवरी को कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर कंडीशन देखो क्या लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फुल पेमेंट अगर दिया 14 डेज के अंदर तभी डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज किसी अमाउंट पर जो आप दे रहे हो कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को कोई कैश डिस्काउंट मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि मेरा जो सेकेंड पेमेंट हो रहा है वो आफ्टर 14 डेज हो रहा है, 10 फरवरी को हो रहा है। 14 जनवरी को जब ये पेमेंट हुआ तब भी उम्मीद थी कि अगर 18 जनवरी तक, जब 14 डेज कंप्लीट हो रहे हैं सेल से, तो अगर तब तक भी मिल गया ना तो मैं डिस्काउंट दे सकती थी। बट यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दिन निकल चुके हैं, तो अब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, राइट। तो इसकी सिंपल सी हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि नेट सेल्स पर ये क्लोज हो जाएगा, देयर विल बी नो कैश डिस्काउंट, एंड यू कैन राइट दिस हियर दैट, अपने नोट में आप लिख सकते हो, नो कैश डिस्काउंट shall be given as full payment is not made within 14 days। ये पॉइंट लिख कर आना, ओके, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट आपको लिख कर आना है। अब हम लोग सिंपली इसकी एंट्री कर लेते हैं। ये मेरा कौन सा पॉइंट है? 13th पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहली वाली एंट्री जो होगी वो होगी 4 जनवरी को, जब मैंने सेल करी इनको। तो गुप्ता शॉल्स, नाम थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो बर्दाश्त कर लेना, राइट, टू सेल्स हमने रिकॉर्ड करी। ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल भी अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं 10 बार बता चुकी हूँ। 15,000 नेट सेल्स पर रिकॉर्ड होगा ये, ओके। अब क्या होगा? 14 जनवरी को आता है पेमेंट। कैश डिस्काउंट दोगे क्या? कोई डिस्काउंट कुछ नहीं मिलने वाला है। चुपचाप जो पैसे दे रहा है वो पूरे के पूरे रख लो, बैंक अकाउंट को डेबिट करो। 50% बोला था कि पेमेंट मिल रहा है, यानी कि 15,000 का 50% 7,500 रुपीज चुपचाप से रिसीव कर लो। गुप्ता शॉल्स को 15,000 का डेटर बनाया था, उसका डेट आप कम करेंगे, इसीलिए उसको क्रेडिट कर दो। असेट मेरा, यानी कि जो डेटर था वो मेरा कम हो रहा है, 7,500 से रिकॉर्ड कर दो। एंड 10 फरवरी को फाइनली क्या हो रहा है? पूरा पेमेंट होकर कंप्लीट हो रही है बात, तो अगेन वही सेम एंट्री रहेगी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड गुप्ता शॉल्स का जो अकाउंट है वो पूरा अपनी बुक्स में से क्लोज कर देंगे। अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, मुक्त हो चुका है हमसे। 7,500। चलिए, ये हमारा कंप्लीट होता है ये वाला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको वो माइन्यूट चीज़ें समझ में आई होंगी जिसमें आप गलती कर सकते थे, आपको पता भी नहीं था।
राइट। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क करवा ही दिए हैं इसमें, उसको दोबारा गो थ्रू करना मत भूलना, राइट। तो मेरा ये वाले तो दोनों स्पेशली आप पढ़ के जाओगे पॉइंट्स। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स आपको बताए थे। कहीं पर भी आपको देखना है, अगर कैश स्पेसिफाइड है कि कैश में पेमेंट या रिसीट हुआ है तो कैश अकाउंट को ही इफेक्ट करना। बैंक का चेक का बोला है तो बैंक अकाउंट को ही इफेक्ट करना, वरना मार्क्स कटेंगे। स्पेसिफाइड नहीं है तो अलग बात है, कुछ भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद क्या है कि अगर लिखा है इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, तभी उसका अकाउंट आप क्लोज करोगे डिस्काउंट देके, अदरवाइज नहीं करोगे। सिंपली उसने जितना कैश दिया है उतना, या बैंक से पेमेंट करा है तो उतना रिसीव कर लोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन में था। ओके। एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था, अदरवाइज हमने मार्क किया होता। उतना इम्पोर्टेंट कोई पॉइंट नहीं था, बस यही वाला लास्ट में ये वाले पॉइंट्स थे, ठीक है। एक तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था कि फुल पेमेंट अगर मिलेगा 14 डेज में तभी आपको डिस्काउंट देना है, कैश डिस्काउंट, अदरवाइज नहीं देना है पार्शियल पेमेंट होने पे, राइट। कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। अगर आप, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक भी करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।